आज स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस सीरीज में अपन चलेंगे इस सीक्वेंस के अंदर। तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो मिलकर बनी होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? एटम्स से। एटम्स किससे बने होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती हैं ऑब्जेक्ट्स मिलकर के। और एटम्स किसके बने होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं। ये सबको पता है। और आप सब ने 6th-7th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के आवेश होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये सब बातें आपने पढ़ी हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारी दुनिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चल रहा है हमारी दुनिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो। कैसे? आप इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, सारे के सारे किससे चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से चल रहे हैं। ठीक है ना। इवन हमारा उठना, बैठना, चलना, चीज़ों को पकड़ना, वो सारा का सारा किस वजह से हो रहा है? किसकी वजह? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। मैं इस पेन को पकड़े हुए हूँ, ये किस वजह से पकड़े हुए हूँ? कहीं ना कहीं अभी क्या इस पे कोई चार्ज है? ये न्यूट्रल है। मेरा हाथ भी क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन इस पेन को मैं पकड़े हुए हूँ, ये सब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ और इस पेन के जो सरफेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसी की वजह से मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स, आपके किसी टेबल पे कोई बुक पड़ी है, उस बुक के ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, जितने भी फोर्सेज हैं ये सारे के सारे कौन से फोर्स होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो हम दो तरह के फोर्सेज पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो दोनों मिलकर के क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बनता है। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो जो होगा फोर्स, वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आधा पार्ट ये होगा। ठीक है ना। एक फंडामेंटल फोर्स आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक कैसा फोर्स है? फंडामेंटल फोर्स है। तो अपन देखते हैं कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स जो किससे मिलकर बनी होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। एटम्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन्स कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? ऑर्बिट्स में मिलते हैं बाहर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो टाइटली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे जल्दी से। वहां एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फोर्स लगा हुआ है। कौन सा फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। इनसाइड द न्यूक्लियस एक नेचर का सबसे पावरफुल फोर्स जो है, फंडामेंटल फोर्सेज जो चार हैं उनमें सबसे पावरफुल फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स, वो वहां पे लगा हुआ है, जो कि उनको बाउंडेड रखता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? उनकी तुलना में कुछ वीक फोर्स से बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से क्या हो सकते हैं? एटम से फ्री हो सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कोई बॉडी यदि चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। कभी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का चार्जिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कोई भी बॉडी चार्ज होगी किस वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है ये? निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? सेम इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। लेकिन इतना क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। और इक्वल अमाउंट के हैं चूंकि, और हमें पता है कि एटम्स के अंदर भी एक जनरल जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। इस वजह से ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है ना।
जितनी भी ऑब्जेक्ट्स वो जनरली क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से, किसी भी रीजन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो वेरियस वेज हो सकते हैं ट्रांसफर होने के, तो हम क्या कहते हैं वो बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। चार्ज कैसे होगा, मान लो कि किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई किसी बॉडी के अंदर आकर के, तो क्या होगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, दैट मीन्स कौन सा चार्ज बढ़ गया, ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया, हम कहेंगे बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और हम कहेंगे बॉडी गेट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज आएगा हम क्या कहेंगे, बॉडी पे कौन सा चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए उस बॉडी से, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं किसी बॉडी से, कोई बॉडी है हमारे पास में, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पहले कितना कैसा चार्ज था इस पे, न्यूट्रल थी। कितने के इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बहुत ज्यादा, अनंत इलेक्ट्रॉन है यूं कह सकते हैं हम। तो अनंत इलेक्ट्रॉन है, अनंत प्रोटॉन है, इसके अंदर सारा मिल मिला करके कैसा चार्ज हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ये अनंत है सारे के सारे। लेकिन ये जब न्यूट्रल हो रहा है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने किसी मेथड से, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकाल लिए, तो इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, हमने तो निकाला इलेक्ट्रॉन है बाहर, क्योंकि इसमें अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की आपने सप्लाई कर दी, तो वो बॉडी कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगी, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। तो उस समय हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से बॉडी चार्जेस और डिस्चार्जेस होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी की चार्जिंग होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये है एक बात। अब सबसे मुख्य बात जो आती है, सबसे अहम मुद्दा जो निकल करके आता है, वो है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। हम ये समझे चार्ज क्या चीज है। चार्ज जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज हैं, दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन है क्या बेसिकली चार्ज, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चार्ज हम पढ़ते थे पहले, मैं भी पढ़ता था, पढ़ाता था, तो चार्ज है क्या, समझे कैसे उस चीज को। चार्ज एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मीन्स, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मीन्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज चार्ज। यहां से हम स्टार्ट करते हैं जानना और समझना कि चार्ज क्या है। तो चार्ज इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, समथिंग लाइक योर गुडविल, कि किसी आदमी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो गुडविल दिखती है क्या आदमी के ऊपर, उसके चेहरे में, शक्ल पे दिखती है क्या कि इसकी गुडविल अच्छी है, इसकी गुडविल खराब है। गुडविल उससे, उस आदमी से रिलेटेड एक क्या है, प्रॉपर्टी है। वो गुडविल उसकी अच्छी भी हो सकती है और वो गुडविल उसकी क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है। या मैं ये कहूँ ऑनेस्टी है, तो किसी आदमी की ऑनेस्टी जो वो दिखती है क्या, कोई आदमी कितना ऑनेस्ट है भी कि नहीं भी है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। मैटर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी चार्ज है। मैटर मतलब जो भी फिजिकल चीजें होती है, मटेरियल जो होता है, उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, चार्ज है। दैट मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, बट मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जो हो मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। भाई आदमी नहीं होगा तो ऑनेस्टी होगी क्या, अरे कोई आदमी होगा उसकी क्या हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, और हो सकता है ऑनेस्टी ना भी हो, लेकिन आदमी नहीं होगा तो ऑनेस्टी होगी क्या। तो ठीक ऐसे मटेरियल ही नहीं होगा तो चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मटेरियल है तो चार्ज होगा ही उसके ऊपर, समझ गए। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या दिखाता है, अपना इंपैक्ट दिखाता है। जैसे ऑनेस्टी अपना इंपैक्ट दिखाती है, लेकिन दिखती थोड़ी है कि ऑनेस्टी कहाँ है, फिजिकल थोड़ी इतना दिखती है हमें कोई चीजें। ठीक वैसे ही चार्ज भी क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है कि किसी बॉडी की
अंदर चार्ज है, दैट मीन्स वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाएगा, अपना इफेक्ट छोड़ सकता है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है तो वो अपना इफेक्ट छोड़ सकता है, दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा कि हमें भी क्या बनना चाहिए, ऑनेस्ट बनना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टी उसकी क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जो कि हमें दिखती नहीं है। ठीक वैसे चार्ज भी किसी बॉडी की इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। महसूस करने मतलब फोर्सेज वगैरह तो महसूस करेंगे उसके, लेकिन हमें दिखेगा नहीं कि वो है कहाँ पे। समझ में आई बात? चार्जेस इस तरह की चीज होती है, लिख लीजिए इसको कि चार्ज क्या है। चार्ज इज एन charge is an intangible property of matter. Charge is an intangible property of matter which causes a new kind of fundamental force named electromagnetic force. Named इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ गए? इंटेंजिबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो उसके साथ ही रहेगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज। इसी में नोट कर लीजिए आगे, चार्ज कैन एग्जिस्ट इन मैटर ओनली। चार्ज कैन एग्जिस्ट इन मैटर ओनली। So matter without charge is possible. So matter without charge is possible. So matter without charge is possible. But charge without matter. But charge without matter is not possible. But charge without matter is not possible. ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले में कि मेरे को बताइए, फोटोन जो हम आगे चल के पढ़ेंगे एक चीज होती है, फोटोन का मास होता है क्या, रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो हम कहेंगे मास ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। तो प्रोटॉन है नो चार्ज, प्रोटॉन का कोई चार्ज नहीं होता, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है कि इसका क्या नहीं है, मास ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, तो चार्ज हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आदमी नहीं है तो ऑनेस्टी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज है, प्रोटॉन है जैसे, या इलेक्ट्रॉन है, इनके बारे में क्या कहोगे, इनका मास है और इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज भी होता है, हम कहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन भी तो कोई चीज है, न्यूट्रॉन का मास तो है लेकिन चार्ज नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, देखिए आप इसी एग्जांपल में कि इसका मास नहीं है तो चार्ज हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसका मास है तो चार्ज हो भी सकता है, मास है तो चार्ज नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इनको भी फटाफट। और लिखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ there are two kind of charges. There are two kind of charges. Number one, protonic charge. Number one, protonic charge. It is charge possessed by proton. It is charge possessed by proton. ये प्रोटोनों की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोनिक चार्ज होता है। नंबर 2 लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज चार्ज possessed by
electrons. It is charge possessed by electrons. It is charge possessed by electrons. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज पजेस होता है, जो चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर, उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। एक बार जेई में इस नाम से ही क्वेश्चन दे दिया था कि सम बॉडी हैज सम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मीन्स कौन सा चार्ज है उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है ना। तो लिख लीजिए, प्रोटोनिक चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव, प्रोटोनिक चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव, protonic charge is called positive, and electronic charge is called negative. And the fundamental particle having these type of charges are कौन होंगे भाई? फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट लिखिए, ए बॉडी कैन बी कॉल्ड charged because of imbalance in number of proton and electrons, because of imbalance in number of protons and electrons. If number of protons are greater than number of electrons, then body is positively charged, and if number of protons are less than number of electrons, or we can say number of electrons are greater than number of protons, then body is negatively charged. And if number of electrons are equal to number of protons, then body is called neutral body, है ना, neutral body कहलाएगी, body is called neutral body. किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन्स हैं और 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताइए उस बॉडी पे चार्ज कितना है? क्या कहेंगे? माइनस का 5e, हम कहेंगे 5e चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज है, दैट मीन्स 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम का कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इतने का कौन सा चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज उस बॉडी के ऊपर है। क्लियर है बात? ये है बात, ठीक है। आगे लिखिए, एक क्वेश्चन, पहले एक बात और लिख लीजिए, एनी बॉडी विल हैव a charge in total integer multiple of total integer multiple of magnitude of charge of electron और प्रोटॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या होगा?
टोटल इंटीजर मल्टीपल होगा। दैट मीन्स चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिटन एज एन ई, वेयर ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वैसे तो बेसिक बात है, कोई बड़ी बात नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज जो है वो इसी का टोटल इंटीजर मल्टीपल हो सकता है। भाई या तो किसी बॉडी, चार्जिंग क्यों होती है, अभी हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होती है। या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बॉडी से, या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस बॉडी के ऊपर। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या दो आएंगे, या तीन आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या 2.5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टूट करके, ऐसा तो नहीं हो सकता। या 2.007 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्या होगा चार्ज, या तो एक आएगा तो 1 ही, दो आएगा तो 2 ही, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 10 ही, 1000 आएंगे तो 1000 ही, 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स ई, 1 लाख इंटू ई, यही तो होने वाला है। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अरे सिंपल, जैसे हम रुपयों का लेन देन करते हैं तो हमारे सबसे करेंसी के अंदर मिनिमम कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं हम, 1 रुपए का या 2 रुपए का। 1.25 रुपया दे सकते हो किसी को? अरे चवन्नी थोड़ी चलती है, पहले चला करती थी। कहानी कहावत भी कहते थे गांव में कि उसकी चवन्नी चलती है, उसका सिक्का चलता है। अब सिक्का चलता है ना, चवन्नी नहीं चलेगी। तो 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 1.25 रुपया आप किसी को लेन देन में यूज नहीं कर सकते। पहले तो 2.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाते थे, 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाते थे, लेकिन अब वो 1.25 क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो हम मिनिमम लेन देन क्या कर सकते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 का, टोटल इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ करेंसी। इंडियन करेंसी का क्वांटाइजेशन हो गया कि नहीं? तो ठीक ऐसे ही चार्ज का जो है वो कितना हो सकता है, चार्ज का अमाउंट किसी बॉडी के ऊपर, टोटल इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है ना, एन ई, वेयर एन इज, n can be 0, n can be +1, can be -1, +2, -2। n 0 है मतलब बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल, या फिर क्या होगा, +1, -2, +-2, +-3 एंड एटसेट्रा। इसी तरह की चार्जेस पॉसिबल हैं। समझ में आई बात? इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसकी खोज किसने की थी, मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ड्रॉप्स पे 3 दिन 3 रात तक लगभग बैठे रहे थे वो, 72 घंटे तक लगातार सिटिंग कर करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने ऑयल ड्रॉप जो 2 प्लेट्स ली, उनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप किया चार्जेस का, और उनमें ऑयल ड्रॉप्स को क्या किया, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करवा करके क्या किया, वहाँ उनकी मोशन को स्टडी किया कि उनके ऊपर किस किस तरह से कुछ कैलकुलेशंस किए कि हर ऑयल ड्रॉप पे कितना कितना चार्ज आ रहा है। तो उनको किसी ऑयल ड्रॉप पे चार्ज मिला, मान लीजिए कि 36 ई, किसी पे मिला 57 ई, किसी पे मिला 53 ई, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, है ना, किसी पे 7 ई, किसी पे कुछ। तो ई का मतलब समझ रहे हो, 1.6 इंटू 10 पावर। लेकिन तब नहीं मालूम था, तब मिलिगन को नहीं मालूम था कि ये ई आ रहा है। ये मतलब मैं ये अब नंबर लिख रहा हूँ, आप यदि इस नंबर को मानो तो 36 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, इतना नंबर मिला उनको। जैसे यहाँ इतना मिला, यहाँ इतना मिला, यहाँ इतना मिला, अलग अलग ड्रॉप्स के ऊपर अलग 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 वेरियस नंबर्स मिले उनको। तो उन्होंने उनके कैलकुलेशन से क्या किया, फिर कैसे निकाला होगा, बताओ कौन सा मेथड यूज किया होगा, क्या यूज किया होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन्होंने यूज किया। और उन्होंने देखा कि जो उससे जो मिनिमम अमाउंट जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। बाकी सभी ड्रॉप्स के ऊपर जो चार्ज था वो इसका क्या था, टोटल इंटीजर मल्टीपल था। इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो हमें तो बेसिक इतना ही ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो किसी बॉडी पे एनी हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे को बताइए फिर आप कर करके कि आप कितना समझे हैं बातों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल चार्ज? मैं लिख देता हूं, 729 कूलाम। ये फिजिबल है कि नहीं है? फिजिबल का मतलब चेक करना है आपको, बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ये फिजिबल चार्ज है कि नहीं है, बताइए फिर आप। ये हो सकता है क्या किसी बॉडी पे?
अरे हो सकता है कि नहीं, बताइए कैसे चेक करोगे? 729 कूलाम बता रहे हैं कि एक बॉडी के ऊपर है, तो हमें इसका इंटीजर मल्टीपल चाहिए किसका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। नहीं हो सकता? पक्का? अरे चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा? ये नीचे कितना आ रहा है? 16 है। हो सकता है ना? अब बताओ, भाग देना थोड़ी सिखाएंगे। कितना होगा बताइए भाई? 729 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और ये पॉइंट भी हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 16 में कितनी बार 2 है? अरे 4 टाइम्स ही तो है 2। 4 टाइम्स 2 है, तो वो तो कितने से कैंसिल हो जाएगा? 10,000 से कैंसिल हो जाएगा। अरे एक 2 एक 10 से कैंसिल हो गया मान लो, तो कितने से कैंसिल हो जाएगा? 10,000 से कैंसिल हो गया। यहाँ तो 10⁻20 पड़ा है आपके पास। अरे बोलो, इंटीजर नंबर आएगा कि नहीं आएगा? इट इज पॉसिबल। और बताइए मेरे को, और बताइए। 53 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं किसी बॉडी पे? पॉसिबल है? श्योर? चलो और बताइए। 48 इंटू 10⁻⁻24 कूलाम, ये पॉसिबल है कि नहीं है किसी बॉडी के ऊपर? बताइए। नहीं है पॉसिबल। अब समझ आ गई आपकी बात, कैसे चेक करना है? ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो क्या आएगा आपके पास में? 48 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू कितना आया? 10⁻⁻5 आ जाएगी, -5। ठीक है, 10⁻⁻5, तो ये कितना चला गया? ये 3 टाइम्स चला जाएगा। एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको हटाएंगे तो 30, तो कितना आया? 3 इंटू 10⁻⁻4, दैट मीन्स 0.0003 कूलाम। इज इट पॉसिबल चार्ज? सॉरी, कूलाम नहीं, नंबर 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 नंबर। इतना नंबर पॉसिबल है क्या? इंटीजर है क्या? नहीं है। दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपली आपको आने चाहिए। ठीक है, लिखिए। एक बढ़िया सवाल करते हैं अब, एक बढ़िया सवाल करते हैं। देखिए, if m into 10⁻⁻9 is permissible charge for every m belonging to integer, for every m belonging to integer, then find maximum value of n. Find maximum value of n. n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। n, अच्छा n 9 ले लिया क्या मैंने? ओह सॉरी, यहाँ पे आप n कीजिए, यहाँ पे आप n कीजिए, n, m इंटू 10⁻⁻n। तो इस n की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। कैसे करेंगे? क्या कह रहा है सवाल में? एवरी m बिलोंगिंग टू इंटीजर। एवरी m बिलोंगिंग टू इंटीजर का मतलब क्या है कि m क्या होना चाहिए? एक इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। या तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 10 चलेगा, इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। तो उसके लिए इस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ये परमिसेबल चार्ज बताया गया है। परमिसेबल चार्ज बताया गया, इसका मतलब क्या समझेंगे? परमिसेबल चार्ज है तो हम कहेंगे कि सर m इंटू 10⁻⁻n डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है? इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर फॉर एवरी m
बिलोंगिंग टू आई। अरे ये एक इंटीजर नंबर है पूरा का पूरा, तो हम क्या कहेंगे फिर कि m इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 19 माइनस, तो 1.6 का भी हटा दीजिए पॉइंट, तो कितना 10 पावर माइनस प्लस 20 माइनस n डिवाइडेड बाई 16। ये पॉइंट हटा दिया है मैंने, ऊपर 20 ले गया, ठीक है। तो ये भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं, ये भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। m इंटू दिस इज एन इंटीजर। तो m फॉर, वो कह रहा है कि फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू एन इंटीजर, तो m इंटीजर हो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, m एक इंटीजर हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 5 हो, इंटीजर नंबर हो, इसका मतलब ये पूरा नंबर हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर है ही है, पूरा नंबर इंटीजर है। तो m भी इंटीजर हो तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा कि नहीं। तो हम कहेंगे फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू ए इंटीजर देन दिस नंबर 10 पावर 20 माइनस n डिवाइडेड बाई 16 मस्ट बी एन इंटीजर। ये नंबर भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, तो क्या 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 करेंगे, कैसे निकालेंगे, बताइए बताइए बताइए। अरे ये नंबर, ये इंटीजर हो, ये ब्रैकेट वाला नंबर जो एक इंटीजर हो, इसके लिए कितना होना चाहिए, अरे वो ये नंबर एक इंटीजर हो, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो कितने से डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 16 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और 16 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला मिनिमम पॉसिबल नंबर कितना है, अभी बात की थी हमने, 16 में कितने टाइम्स 2 है, 4 बार है ना, तो मिनिमम कितना 10,000। तो हम कह सकते हैं कि 10 पावर 20 माइनस n मस्ट बी इक्वल टू, किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए 10,000, 10,000 का मतलब 10 पावर 4। तो हम क्या कहेंगे 20 माइनस n क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, अरे यही कहेंगे, क्या इससे बड़ा होगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 10 पावर 20 माइनस n जो है वो 10,000 से बड़ा होगा तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कम से कम आपको कितना चाहिए 16 से डिवाइड करने के लिए, इंटीजर लेने के लिए 10,000। तो आपने 10,000 से कहा कि ये बड़ा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपने क्या कहा 20 माइनस n, 20 माइनस n कितना होना चाहिए बताइए, ये बड़ा है बराबर, तो हम कहेंगे 20 माइनस n जो बड़ा होना चाहिए किससे, 10 पावर 4 से। तो हम क्या कह, सॉरी 4 से, तो हम क्या कहेंगे n जो है वो कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 16 से, या इक्वल होना चाहिए। समझ आई बात, n जो है वो क्या होना चाहिए, 16 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। क्लियर है बात, अरे समझ में आया क्वेश्चन। तो ये अबे ये 16 से छोटा होगा तभी तो क्या होगा, इंटीजर नंबर बन पाएगा m। तो ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था अपना कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस n। तो n की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 16। देखिए 16 से छोटा बता रहा है कि भैया हमने यहाँ क्या लिया नंबर 10,000 से बड़ा, 10,000 से बड़ा नंबर लिया तो हमारे पास n निकल गया 16 से छोटा। ठीक है, नोट कर दीजिए। कर लिया भाई नोट, और बताइए कुछ बातें, और बताइए चार्ज के बारे में कुछ बातें और करते हैं। चार्ज जो है वो हमने अभी देखा कि कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, चार्ज इज, हम कहेंगे चार्ज इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब क्या है बताइए, इनवेरिएबल का मतलब क्या है, चार्ज इज इनवेरिएबल है, चार्ज इनवेरिएबल मतलब वेरी नहीं करेगा, इट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। कब नहीं वेरी करेगी, इसका मतलब कब नहीं वेरी करेगा, पीछे वाला दिखाऊं, हाँ बोलो। एम 10,000 वो एम को आप 10,000 ले लो, क्यों ले लूं, मतलब कि फिर एम 21 भी आ रहा है,
क्यों ले लो तो हमको 10,000? रीजन क्या है? हाँ, इंटीजर तो है आपने क्यों 1 लाख भी ले लो, सभी पॉसिबल। तो m को क्यों ले लूं मैं? मेरे को तो निकालना n है। तो एन 16 से बड़ा लगा है, किससे? 16 से भी। कैसे? तो मतलब ये इंटीजर आपका एम तो कुछ भी रख सकते हो आप एम को। हाँ, तो एन हो गया, एम हो गया 10,000 m 10,000 ले लिया, और एन हो गया 21, m एन 21 हो गया, n 21 ले लिया। तो ये नीचे आ जाएगा। क्या नीचे आ जाएगा मेरे को बताओ? 10 की पावर -1 होगी तो वो नीचे आ जाएगी। एवरी एम के लिए बोला है ना? हाँ, हर m के लिए बोला है, फॉर एवरी m, फॉर एवरी m। देखो ये क्या लगा हुआ है, फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू i। हर m के लिए चाहिए मेरे को, तो कोई भी m के लिए पॉसिबल हो, कुछ भी m ले लूं तो n कितना हो, तो 16 से कम लोगे तभी होगा, सबके लिए नहीं होगा। एक पर्टिकुलर के लिए तो हो गया, आपने लिया, सबके लिए चाहिए ना अपने को। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू इंटीजर, हर m मेरे को इंटीजर चाहिए, कोई एक m नहीं चाहिए। समझ गए? वो n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये है बात। चलिए आगे चलते हैं। तो चार्ज इज इनवेरिएबल का क्या मतलब है बताइए? चार्ज इनवेरिएबल है, इसका क्या मतलब है? चार्ज कैसा है? वेरी नहीं करेगा। कहाँ नहीं वेरी करेगा? हम अर्थ पे रहें, हम मून पे चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, इस पेन के ऊपर कोई चार्ज है, 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, तो हम इसको कहीं भी ले जाएं, इसका चार्ज क्या रहने वाला है? 5 माइक्रोकुलाम ही रहने वाला है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि चार्ज डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। या यूँ कहें कि हम रिलेटिविटी की थ्योरी की जब बातें करते हैं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी करने लग जाती हैं, जैसे लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, टाइम डायलेशन हो जाता है ना, मास जो वेरी करने लग जाता है। मास का फॉर्मूला आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला, मास जो है वो m = m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c² का रूट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करता है? मास वेरी करता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से फॉर्मूला आता है आइंस्टीन की थ्योरी से। तो यहाँ m0 क्या है? रेस्ट मास है। m क्या है? किसी बॉडी का मूविंग मास है। v क्या है? उस बॉडी की स्पीड है। और c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से हम यदि v को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए? ये टर्म क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 1 माइनस जो टर्म है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, छोटी हो जाएगी। और ये छोटी होगी तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मास क्या होता है? बढ़ता है। एज हम कह सकते हैं कि एज v इंक्रीजेज मास ऑल्सो इंक्रीजेज। तो कोई बॉडी जो है वो c/2 स्पीड से चल रही है, c/2 स्पीड से चल रही है, 0.7 c से चल रही है, 0.9 c से चल रही है, इतनी स्पीड से कोई बॉडी चल रही है, तो उसका मास जो है वो 1 किलो का पत्थर आपने फेंका तो 1 किलो का पत्थर 1 किलो का नहीं रहेगा, तेजी से क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्या होता है? टाइम चेंज हो जाता है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये पेन है, इसको c/2 स्पीड से मूव कराओगे तो इसकी लेंथ जो है वो अभी जो है वो ये लेंथ नहीं रहेगी। वो सब अलग बातें हैं। ठीक उस तरह से ये बताया गया कि चार्ज जो है वो इनवेरिएबल रहेगा। ये किसी भी स्पीड से मूव करे, ये पेन, इसको आपने दौड़ा दिया 0.7 c से, तो भी इसके ऊपर चार्ज 5 माइक्रोकुलाम था, तो अब भी कितना रहने वाला है? 5 माइक्रोकुलाम ही रहने वाला है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चार्ज कैसा होता है? इनवेरिएबल होता है ना, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। और इससे एक बात और निकल के आती है बहुत अच्छी, जो आपको बार बार बोलने में, देखने में, सुनने में मिलती होगी, जो इस फॉर्मूला से निकल के आती है। वो बात क्या है पता है? देखिए आप, यहां v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? c के इक्वल हो सकती है, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा रूट में। तो c²/c², इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये रिलेटिविटी थ्योरी का ये फॉर्मूला ही गलत होने लग जाएगा, है ना, जो कि हो नहीं सकता, अभी तक तो नहीं हुआ कभी गलत। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि, लिख लीजिए इस बात को भी, कि एनी इंफॉर्मेशन इन दिस यूनिवर्स, नोट कर लीजिए, एनी इंफॉर्मेशन इन दिस यूनिवर्स cannot travel faster than the speed of light, cannot travel faster than the speed of light। इस दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। इससे तेज कुछ भी नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इससे तेज नहीं जा सकती है। क्लियर है बात?
वो कुछ और बातें लेते हैं, कुछ और बातें लेते हैं। चार्ज कैसे हो सकती है कोई बॉडी, चार्ज कैसे हो सकती है बताइए। चार्जिंग होने के कई तरीके हो सकते हैं। चार्ज एक तरीका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इनको डिटेल में तो हम आगे देखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि यदि किन्हीं दो बॉडीज को आपस में क्या कराया जाए, रब करवाया जाए। जैसे कि ये पेन है और इस पेन को मैं मेरे रुमाल से रब करवाऊं, इससे रुमाल से रब करवाऊं, इसको 2-3 बार ऐसे रब करवा दिया तो क्या होगा, इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये पीस ऑफ पेपर्स को उठा पाएगा। ठीक है ना, कागज के टुकड़ों को उठाया होगा ना बचपन में, सबने करके देखा होगा, ऐसे स्केल से कर करके रगड़ के, बालों में रगड़ करके स्केल को, और वो कागज के टुकड़े सबने उठाए होंगे। तो वो क्यों उठ जाता है कागज का टुकड़ा, कभी सोचा आपने? जबकि उस कागज के टुकड़े को अर्थ जो है वो कितनी पावरफुल चीज है, देखो अर्थ कितनी बड़ी है साइज में, और अपने ग्रेविटी से नीचे की ओर खींच रही होती है। अरे खींच रही होती है कि नहीं? फिर भी कागज के टुकड़े को एक छोटा सा पेन ऊपर की ओर उठा लेता है, जबकि कागज के टुकड़े पे तो चार्ज भी नहीं है। नेट चार्ज कितना कागज के टुकड़े पे? 0 है। अरे 0 ही तो है, न्यूट्रल कागज का टुकड़ा, इस पे तो चार्ज आ गया। मैंने रुमाल से रब किया तो रब करने से क्या हुआ, चार्ज आ गया। क्यों आ गया चार्ज? क्योंकि रब करने से क्या हुआ, दो बॉडीज में से जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स वीक थे, वीकली बाउंडेड थे, वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। जब आपने रबिंग किया तो वहां कुछ हीट वीट जनरेट हुई होगी, चार्ज जो सरफेस पे आ गए होंगे, फ्लोट करने लगे होंगे, फिर आपने दोनों को सेपरेट किया तो क्या हुआ, जिस बॉडी के न्यूक्लियस पावरफुल थे, या यूं कहूं जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड थे, वो दूसरी बॉडी में चले गए। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले गए वो बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये एक तरीका है बॉडीज के चार्ज होने का। ठीक है ना, तो आपने देखा, ये एक्सपेरिमेंट सबने किया है। कागज के टुकड़े को क्यों उठा लेता है, वो एक अलग फेनोमेना है, उसमें होता है इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से वो कागज के टुकड़े को उठा लेता है। पीस ऑफ पेपर जो होता है उसके अंदर वो न्यूट्रल है भी तो, लेकिन उसके पास में आप कोई चार्ज बॉडी लेकर के आते हो तो इस पीस ऑफ पेपर में क्या होता है, इंडक्शन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स खिंच जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो और प्रोटॉन्स जो खिंच जाते हैं, न्यूक्लियस तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरह से खिंच जाते हैं। तो इस तरह से खींचने की वजह से क्या होगा कि बीच वाला नेगेटिव पॉजिटिव का तो क्या हो जाएगा, कैंसिलाइजेशन हो जाएगा सबका। तो ऊपर की ओर क्या बचेगा, नेट नेगेटिव का इफेक्ट बचेगा, यानी कि नेगेटिव का इफेक्ट बचेगा। नीचे की ओर कौन सा इफेक्ट बचेगा, पॉजिटिव का इफेक्ट बचेगा। अब नेगेटिव चूंकि क्या है, ज्यादा पास में है, इसके ज्यादा पास में होने की वजह से यहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और पोलस प्लस में रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। तो रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट पिकअप बाय दिस चार्ज बॉडी। इस चार्ज बॉडी के द्वारा क्या हो जाता है, इसका पिकअप हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है ना, जबकि पूरी अर्थ अपनी ग्रेविटी के द्वारा उसको नीचे की ओर पुल कर रही है। लेकिन हम जानते हैं, इससे ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी पावरफुल होता है, लगभग 10⁻38 टाइम्स, 10⁻36 टाइम, 10⁻40 टाइम्स, इतना पावरफुल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, तो ये चार्ज की बातें हैं, चार्ज ये है। अब और मेरे को बताइए कि कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कोई तीन, ये 3 बॉडी लेता हूं मैं कि कोई बॉडी है ए, ये है बॉडी बी, और ये है सी। तीनों सेम साइज की हैं, तीनों सेम साइज की हैं। ठीक है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये है न्यूट्रल। बताइए किसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है? वैसे तो देखने में सभी का मास लगभग समान, आप तोल के देखोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे इस बात को, लेकिन थ्योरेटिकली हम कहें तो थ्योरेटिकली किसका मास ज्यादा है, निगेटिवली चार्ज का। क्यों? इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो सबसे ज्यादा मास किसका है, ए का। ऑर्डर बताइए मेरे को, सबसे बड़ा ए का, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का। समझ गए, बी का सबसे कम है, क्यों है, क्योंकि उससे क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं। समझ गए, और हर इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास होता है हर इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू, लिख सकते हो आप, याद नहीं है तो, मास ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है? तो मास जो है वो इस तरह से चेंज हो सकता है। तो ये हम चार्जिंग की बातें पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट मेथड क्या हुआ चार्जिंग का,
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दो चीजों को रगड़ करवा करके चार्ज किया जा सकता है। दूसरा है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट से कैसे चार्ज करवा सकते हैं भाई? कांटेक्ट से कैसे चार्ज करवा सकते हैं ये बताइए। कि हमने ये कोई बॉडी ली और इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेकर के आ गए हम, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, इसका चार्ज जो है वो इस पे भी ट्रांसफर हो जाएगा कांटेक्ट से। यदि ये कंडक्टर्स हैं तो, यदि ये कंडक्टर्स हैं तो इसका चार्ज किस पे ट्रांसफर होने लग जाएगा? इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो अगली बॉडी है स्फेरिकल बॉडी है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चार्जिंग का मेथड हुआ कि किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करवाया जाए तो भी उसको क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। और जो तीसरा मेथड होता है वो क्या है? थर्ड मेथड जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है भाई? इसमें सबसे मेन बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, होता ही नहीं है इंडक्शन में। अरे किसी ने किसी को मोटिवेट किया, इंड्यूस किया, प्रेरित किया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो वो बच्चा दूसरे कहने से पढ़ने लग गया। लेकिन क्या वो उसको हाथ पकड़ के पढ़ाया क्या कि नहीं तू इधर बैठ जा पढ़ना है? उसने उसको मोटिवेट किया, कुछ शब्द बोले तो उससे वो क्या हो गया? मोटिवेट हो गया, प्रेरित हो गया। तो इंडक्शन का भी हिंदी नाम क्या होता है? प्रेरण ही होता है, प्रेरित करना ही। एक चार्ज कोई आएगा वो दूसरे को क्या करेगा? इंड्यूस कर देगा, चार्ज प्रेरित कर देगा दूर से यहाँ करके। तो इस तरह का मेथड जो होता है वो क्या होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, दोनों बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है और दोनों टच में रखी हुई है, कॉन्टेक्ट में रखी हुई है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। बी इनके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। अब इसके पास में हम क्या लेके आए? किसी चार्ज बॉडी को लेकर के आए, और जिस चार्ज बॉडी को लेके आया जाता है उसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। क्या कहा जाता है? सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेकर के आए तो इसकी वजह से क्या होगा? इसमें इंडक्शन होगा। क्या होगा इंडक्शन में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किस में? कंडक्टर्स में होगी ये घटना ज्यादातर। तो इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या आएंगे? ये मान लो कि मेटल की हैं दोनों बॉडी ए और बी, मेटल के दो स्पेयर से दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे? इसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे, इस सरफेस पे क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर तो क्या था? कांस्टेंट था, इक्वल था, न्यूट्रल थी बॉडी। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो पीछे क्या रह गए? प्रोटॉन्स रह गए हैं। इस बाउंड्री पे क्या रह जाएंगे? प्रोटॉन्स रह जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा। अब हमने इसको ऐसे रखते रखते क्या किया? इन दोनों स्पेस को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। आपने इसको तो यहीं रखा, सोर्स चार्ज को, तो ये आपने रखा सोर्स चार्ज अपना, और आपने कहा कि ये दोनों बॉडीज यही हैं। अभी मैंने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया है साहब। इस पे कौन सा चार्ज है अभी भी, और इस पे कौन सा चार्ज रहेगा अभी भी? थोड़ा अलग कर दिया है, ठीक है, थोड़ा अलग कर दिया। इसका इंडक्शन का इफेक्ट अभी भी है। ये दोनों टच में दिया, मैंने थोड़ा सा धीरे से अलग कर दिया इनको। अब क्या किया? अब मैंने इसको भी हटा दिया, तो ये शेप तब क्या होगा? इसको भी हटा दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और इस पे पॉजिटिव। और यदि आपने इनको काफी दूरी पे कर दिया, सेपरेट कर दिया, इन दोनों को सफिशिएंट डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये वो यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली यूनिफॉर्मली कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। हो गई ना? क्या इस बॉडी ने इनको टच भी किया? कांटेक्ट में आई? नहीं आई ना। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। और भी तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का, आप देखना चाहो तो बता देता हूं कि ये एक सोर्स चार्ज है, फिर से हम लेकर के आए। इस वाले को अर्थिंग किया हुआ है, स्फीयर को इस बार। अर्थिंग मतलब अर्थ। इसके अर्थिंग को समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि अर्थ जो होती है वो हमारी क्या होती है? बेस्ट कंडक्टर होती है, अच्छी कंडक्टर है अर्थ। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माने कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? समंदर होता है। चाहे जितने इलेक्ट्रॉन अर्थ से ले सकते हैं, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन अर्थ को दे सकते हैं, ठीक है ना। चाहे जितने ले सकते हैं, चाहे जितने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ की शेप में। इसीलिए तो पहले के जमाने में क्या होता था कि अर्थ का वायर नहीं आता तो घर के पास ही गड्ढा खोद करके क्या बना लेते थे? अर्थ का वायर बना। आज भी ट्रांसफार्मर के पास में एक गहरा गड्ढा खोद करके क्या बनाया जाता है?
अर्थिंग का वायर बनाया जाता है, न्यूट्रल वायर बनाया जाता है, आपको पता हो तो, ठीक है ना। तो अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी इतना मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या समंदर है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, चाहे जितने दे सकते हैं। तो ये अर्थिंग किया हुआ था, इसके पास में हम ये सोर्स चार्ज लेकर के आए, तो क्या हुआ फिर, ये सोर्स चार्ज लेकर के आए आप, इधर की ओर पे कौन सा आ गया, इस एंड पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो पॉजिटिव आया था वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेगा। पॉजिटिव चलता नहीं है, प्रोटॉन थोड़ी ना चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, प्रोटॉन चलते ही नहीं है कभी भी। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, इसको आकर के इसको न्यूट्रल कर देंगे, ये वाले को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे, इसको, इस सारे चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, ये गायब हो गए यहाँ से, ठीक है, इसको न्यूट्रल कर दिया। लेकिन ये वाला, ये तो यहीं रहेगा, क्योंकि ये इसकी अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। यदि मैं इसको हटा दूं, तो यदि मैं इसको डिसअपियर कर दूं अभी, तो ये वापस नेगेटिव चला जाएगा अर्थ में, और बॉडी न्यूट्रल की न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि अर्थ का चार्ज क्या माना जाता है, नेट चार्ज जीरो ही माना जाता है, अर्थ को न्यूट्रल मान के हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये है, तो इसका चार्ज, लेकिन ये अभी ये है, इसकी वजह से यहाँ क्या है, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, इस अर्थिंग को हटा दिया, इस अर्थिंग को क्या कर दिया, हटा दिया, यहां से इस अर्थिंग को हटा दिया हमने, ठीक है, यहां से हटा दिया, चलिए ये अर्थिंग को हटा दिया हमने। अब क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और फिर हमने क्या कर दिया, सोर्स चार्ज को भी हटा दिया हमने, इस सोर्स चार्ज को भी हटा दिया, ये लो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आ गया कि नहीं, और कैसा चार्ज आया देखिए आप, उधर पॉजिटिव लेके आए थे तो कैसा आया, नेगेटिव, यदि आप नेगेटिव लेके आते तो कैसा आता, पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज जनरेट होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम पूरी डिटेल में कितना होता है, क्यों होता है, क्या रीजंस है। तो ये सब, ये बेसिक मैंने आपको बताया कि चार्जिंग के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहला मेथड क्या था चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, या चार्जिंग बाय कंडक्शन कह सकते हो उसको, ठीक है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। और भी चौथा मेथड भी हो सकता है कहने को, एनसीईआरटी में तो 3 की बातें यहाँ की हुई है, आगे चल के हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, कोई फोटोन गिरता है किसी मेटल पे, तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चार्ज हो जाएगी कि नहीं बॉडी, जितने ज़्यादा फोटोन डालोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएंगे, तो उतने ज़्यादा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो फोटोन की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, वो चीज़ क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। आपने पढ़ा हो तो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। वो वर्क फंक्शन कहलाता है कि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को तोड़ने, अरे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है पेन में, मान लो कि मेटल का पेन है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन इसको मैं यूँ झटका दूँ तो क्या नीचे गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल के, नहीं, क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि कुछ बाउंडेड होते हैं वो, अभी इसके अंदर तो फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन जो ही बाहर निकलने को आएंगे तो पीछे बॉडी पे क्या उनसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जो कि उसको निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसको निकलने नहीं देगा। तो वो वहां से उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। वो कहलाता है वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा बॉडीज को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। समझ में आई बात। अब हम पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करते हैं आगे चीज़ों की। तो ये जब सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे, चार्ज के बारे में बातें कर रहे हैं कि चार्ज है, चार्ज है, चार्ज से क्या होता है, चार्जेस रिपल्शन करते हैं, चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं। अभी हम इतनी बातों पे चल रहे हैं। तो कोई चार्ज जो है, ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वजह क्या है, वो कितना फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर कुलाम ने बड़ी अच्छी स्टडी की, और कुलाम ने अपना एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड एज कुलाम्स लॉ। कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना लगेगा वो फोर्स, और कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ, या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें लिखिए इट इज वन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज वन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स से मिलकर के बना होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स हम मैग्नेट के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम उसका आधा पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या लिखा आपने? इट इज वन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लिखिए आगे, एनी स्टैटिक और मूविंग चार्ज, एनी स्टैटिक और मूविंग चार्ज कैन अप्लाई electrostatic force, any static or moving charge can apply electrostatic force on any static or moving charge, on any static or moving charge। अरे कोई भी रुका हुआ और चलता हुआ चार्ज किसी दूसरे रुके हुए या चलते हुए चार्ज, ये नहीं कि रुका वाला ही रुके वाले पे लगाता है, रुका हुआ चार्ज चलते वाले पे भी लगाता है और चलता हुआ चार्ज भी किस पे लगा सकता है? रुके हुए चार्ज पे लगा सकता है। आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं कि कोई चार्ज जो है जब वो रेस्ट में होता है, चार्ज जो है वो रेस्ट में होता है तो वो एक फील्ड जनरेट करता है, अपना इफेक्ट जनरेट करता है। जैसे मैं बता रहा था कि चार्ज क्या है, जैसे ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी एक इन्फ्लुएंस है। किसी ऑनेस्ट आदमी के इन्फ्लुएंस में आकर के दूसरा आदमी भी कैसा बनने की कोशिश करेगा? ऑनेस्ट बनने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही मतलब वो अपना इंपैक्ट छोड़ता है ऑनेस्टी का, तो वैसे ही चार्ज भी अपना इंपैक्ट छोड़ता है। तो चार्ज के क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? तो चार्ज जब रेस्ट में है तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। आगे पढ़ेंगे अभी हम इसको, ठीक है ना। सराउंडिंग में कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, हम यूँ कहें चार्ज अपने चारों ओर एक वातावरण क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है। वो डिपेंड करेगा उसके वातावरण पे, उसने कितना कैसा वातावरण सेट किया है। इसको हम पढ़ेंगे गेस्ट और होस्ट थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है ना। एक चार्ज जो होगा वो क्या होगा? होस्ट होगा और दूसरा उसका क्या होगा? गेस्ट होगा। जैसे कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। चार्ज 1 की वजह से 2 पर फोर्स हम देखेंगे तो हम कहेंगे चार्ज 2 जो है वो क्या है? हमारा गेस्ट है। ये क्या है? गेस्ट है। और चार्ज 1 क्या है? होस्ट है। ये होस्ट क्या करेगा? कुछ वातावरण बनाएगा, अपने चारों ओर कुछ एनवायरनमेंट सेट करेगा। उसके एनवायरनमेंट में कौन आने वाला है? गेस्ट आने वाला है। तो गेस्ट आएगा, इसके वातावरण को चेक करेगा, देखेगा कि इसकी वजह से क्या मेरे ऊपर फीलिंग आ रही है, कितना फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे समझ में आया कि बात? तो हम होस्ट और गेस्ट की थ्योरी से हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने सराउंडिंग में कुछ वातावरण क्रिएट करेगा। वो जो वातावरण जो क्रिएट करता है वो वातावरण ही क्या कहलाता है? वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो हमेशा क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। चार्ज जब वो रेस्ट में होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन चार्ज जब वो है मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या कांस्टेंट वेलोसिटी, जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, उसके साथ में क्या करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी चलने वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये हम मैग्नेट में देखेंगे इस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, मैग्नेट के चैप्टर में देखेंगे। और एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, वो क्या करता है? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हर चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब वो स्पीड से भी चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और उसके साथ में क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। कौन करेगा? चार्ज। चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, और एक्सिलरेटेड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, और इस तरह से ट्रेवल करते रहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसके अंदर हम ये बात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है कि हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर चार्जेस की मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जब चार्ज मूव करने लग जाएगा दैट इज कॉल्ड एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेट का चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद में EMI पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद में ये लास्ट चैप्टर आएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब आपको यूँ कहूँ कि 12th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ये सब मिला करके, ठीक है ना, ये सब चीज़ें कर करके। तो अब पढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि ये होस्ट होता है और एक क्या होता है, गेस्ट होता है। होस्ट अपने सराउंडिंग में कुछ क्या करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट समथिंग। क्या है वो समथिंग, क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने चारों ओर सजाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना, कि मैंने यहाँ फील्डिंग सजाता है अपनी, यूँ कहूँ तो मैं एक तरीके से फील्डिंग सजाता है कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ इतना 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 इतना, इस तरह की फील्डिंग सजाता है। अब वो कहता है कि यहाँ चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स इतना लगने वाला है, यहाँ आएगा तो इतना लगने वाला है। वो जो उसने फील्डिंग सजाई है, उसने जो फील्ड सेट किया है, उस फील्ड का नाम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई E। और उस E फील्ड के अंदर किसी जगह पे फील्ड E है, किसी जगह पे फील्ड यदि E है, उस E फील्ड के अंदर Q चार्ज को रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो QE होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, QE फोर्स लगेगा। Q को किसका चार्ज है, Q किसका चार्ज है, गेस्ट का या होस्ट का, गेस्ट का। Q किसका चार्ज है, गेस्ट का, जो आएगा वो फील करेगा। E किसका है, होस्ट का। तो ये गेस्ट और होस्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। E किसने बनाया, होस्ट ने बनाया, मेजबान ने बनाया है, और गेस्ट ने उसको फील किया है कि कितना लगेगा या नहीं लगेगा। समझ गए बात को। तो यही है, इसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कूलाम ने जनरेट किया था, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लिखा क्या, लिखा था आपने, हाँ, स्टैटिक और मूविंग चार्ज कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी स्टैटिक और मूविंग चार्ज। देखिए, दिस फोर्स इज ए force of interaction this force is a force of interaction and follow Newton's third law मैंने बताया जैसे कि दो चार्जेस में इंटरेक्शन होगा गेस्ट और होस्ट के बीच में, तो फोर्स लगेगा, और ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन है। क्या मतलब है उसका, वो कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि पेड़ जो है वो जोड़े में पैदा होंगे, एक नहीं हो सकता। एक फोर्स है तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा फोर्स भी है, ये 100% है। फोर्स जो पेयर में पैदा होते हैं, ठीक है ना, जोड़े में होंगे। एक फोर्स है, मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार मेरे ऊपर क्या लगाएगी, तो बोर्ड पे फोर्स लगाया तो बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं इस पे फोर्स लगा दूं ये मेरे पे नहीं लगाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो दुनिया में एक्शन होगा तो उसका क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। लेकिन कैसे होता है, यदि मैं पुशिंग कर रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, तो ये मेरे ऊपर क्या करेगा, पुश करेगा। यदि मैं इसको पुल करूंगा तो ये मेरे हाथ को क्या करेगा, पुल करेगा। तो नेचर क्या होती है दोनों की, सेम नेचर होता है, ठीक है ना। पुलिंग टाइप का है तो पुलिंग टाइप का ही फोर्स होगा, पुशिंग टाइप का है तो पुशिंग टाइप का ही फोर्स होगा, और जोड़े में पैदा होंगे। और मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। मैंने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये मेरे ऊपर कितना लगाने वाला है, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाने वाला है, ये नहीं कि ये कुछ अलग लगा देगा। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाने वाला है, दूसरा भी उस पर उतना ही लगाने वाला है। और ये यदि पॉजिटिव चार्जेज हैं तो किस टाइप का फोर्स होगा, पुशिंग टाइप का होगा। ये वाला इसको पुश करेगा, धक्का देगा, तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, धक्का देगा। और यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मान लो कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उन दोनों में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है उन दोनों के अंदर। तो उनमें अट्रैक्शन होगा तो ये वाले को ये वाला क्या करेगा, पुल करेगा, इस वाले को भी ये वाला क्या करेगा, पुल करेगा।
और ये वाला इसको क्या करेगा, पुश करेगा, तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, पुश करेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ये 5 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा, ये 5 लगा रहा है तो ये भी 5 लगाएगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। आगे देखेंगे हम अभी कि कभी कभी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं भी करता, जनरली करता है। हम यही कहेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, लेकिन कई बार न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखेंगे अभी हम आगे, ठीक है ना, कि कहाँ नहीं करता है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो। ठीक है, तो आपने लिख लिया कि इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, लिखिए। In the analysis of dynamics, in the analysis of dynamics or mechanics, we observe one body. We observe one body. So force on that body is important. So force on that body is important. Not force by that body is important. Not force by that body is important. Not force by that body is important. क्या मतलब हुआ बात का, क्या मतलब हुआ जो बात लिखी है। डायनेमो मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जब हम किसी एक बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी, मान लीजिए कि हम इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ऊपर जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है। इस बात का कोई मायना नहीं है कि ये उस पे क्या लगा रहा है, इस बात में हम कभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए बात को, इस बात में हम कभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि ये इस पे कितना लगा रहा है, उसी पे फोकस्ड रहेंगे। इसने उस पे कितना लगाया, इन चीजों में पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, मामला गड़बड़ होगी। ठीक है, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस फोर्स को हम देख रहे हैं, तो हम किसको, फोर्स किस पे देखेंगे हमेशा, क्यू ई, क्यों किसका, गेस्ट का, ई किसका, तो किसका फोर्स देखें, किस पे देखने वाले हैं फोर्स, हम हमेशा गेस्ट पे देखने वाले हैं, फोर्स गेस्ट पे देखने वाले हैं। तो गेस्ट पे फोर्स देखेंगे, तब हम ये बात तो भूल जाएंगे कि गेस्ट किसी और पे भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, गेस्ट पे कौन कौन लगा रहा है वो फोर्सेज ही हम कंसीडरेशन में लेने वाले। समझ गए, ये सब बातें हैं। अब लिखिए आगे, वी कॉल ऑब्जर्व बॉडी एज गेस्ट, वी कॉल ऑब्जर्व बॉडी एज गेस्ट, we call observed body as guest, and the body which apply force, and the body which apply force is called, क्या कहलाएगी, होस्ट। जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो होस्ट कहलाएगी, और जिस पे लगेगा वो क्या कहलाएगा, गेस्ट कहलाएगा। क्या, सेम यही बात हम किस में करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म में भी करने हैं। मैग्नेट में भी क्या करेगा, एक मैग्नेट दूसरे पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिज्म में भी हम यही बातें करने वाले, एक मैग्नेट क्या करेगी, अपने सराउंडिंग में एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, वो इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव होता है कि कितना कितना प्रभाव उसने पैदा किया है वहां। उसमें कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना, वो गेस्ट आएगा तो वही थ्योरी हम वहां भी पढ़ने वाले हैं सारी की सारी। ठीक है ना, ये है, तो लिख लीजिए कि होस्ट क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस, होस्ट क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस होस्ट क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस, ब्रैकेट में लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, होस्ट क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस, ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, all around it, all around it, and guest experiences a force
and guest experiences a force in this electric field. F इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, क्यू ई लिख दीजिए, F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ये एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वेक्टर की बातें भी देखेंगे हम, डायरेक्शन की बातें हैं, ये क्या होंगे, F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। क्लियर है? F क्या है, लिखिए, F इज फोर्स ऑन Q। फोर्स ऑन Q किस पे है, Q पे लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन Q। किसने लगाया है, होस्ट ने। फोर्स ऑन Q, Q इज गेस्ट, ये भी लिख दो, Q इज गेस्ट। और E क्या है, लिखिए E के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय होस्ट। होस्ट, हमने क्या कहा, किसका फोर्स देखा, होस्ट पे, गेस्ट पे लगने वाला फोर्स देखा, किसकी वजह से, E किसका है, होस्ट का, क्यू किसका है, गेस्ट का। गेस्ट पे लगने वाला फोर्स देखा किसकी वजह से, होस्ट पे, वो क्यू ही होगा। तो क्या गेस्ट फोर्स नहीं लगा रहा, होस्ट पे लगा रहा है, तो उसको देखें, नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम इस पे फोर्स देख रहे हैं तो हम देखेंगे उसका फील्ड और इसका चार्ज, क्यू ई। समझ गए बात को? और एक बात लिख लीजिए, होस्ट एनालिसिस, तो हम पहले वही देखते हैं, होस्ट एनालिसिस। होस्ट एनालिसिस, होस्ट एनालिसिस का क्या मतलब है कि कितनी फील्ड कहां पर बनाता है। ये किसका एनालिसिस होगा, पहले होस्ट का। होस्ट बनाएगा कि कितनी कितनी फील्ड कहां कहां बना रहा है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, कि किस किस होस्ट ने कितनी कितनी फील्ड कहां कहां बनाई, वायर ने कितनी बनाई, रिंग ने कितनी बनाई, स्फीयर ने कितनी बनाई, प्लेट ने कितनी बनाई, किसने कितनी बनाई। और हम पूरे चैप्टर में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेशन कर पाएंगे यदि हम, तो ई का निकाल लिया हम। अब उसमें कोई भी चार्ज लाओगे तो सिंपल है फोर्स निकालना, क्यू ई। और वो फोर्स जब आपको आ गया तो बाकी तो सब मैकेनिक्स है, बाकी सब मैकेनिक्स लगेगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगेंगे, वर्क पावर एनर्जी लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, वही सारा मैकेनिक्स का पार्ट लगेगा। सिर्फ एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा, F इक्वल टू क्यू ई। और ये कहाँ से निकलेगा, कैसे निकाल पाओगे इसको, हम अलग अलग तरीके देखेंगे आगे निकालने के, मतलब तरीका एक ही है निकालने का, लेकिन अलग अलग चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल के रख लेंगे हम पहले से ही, कि भैया इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना। और फिर हमें जब भी जरूरत पड़ेगी कि वायर की वजह से बताइए किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है, तो हम कहेंगे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा। हम कहेंगे स्फीयर की वजह से बताइए कि आर दूरी पे कोई चार्ज रखा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे उस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहाँ पे, वो बताइए। तो वो हमने निकाल के रख रखा है, तो उसमें सीधा फॉर्मूला रखेंगे ई का, तो क्यू ई इतना फोर्स लगने वाला है। चार्ज प्लेट की वजह से बताइए, किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से बताइए, तो हम सारी चीजें क्या करेंगे, ई को निकाल के रख लेंगे पहले सब में। ई को एक बार हमने निकाल लिया सबका, तो फिर क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, क्यू से मल्टीप्लाई करना है और वो हमारे पास एक फोर्स आ जाएगा क्यू ई। जैसे फ्रिक्शन फोर्स था, जैसे नॉर्मल फोर्स था, वैसे एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास में, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू क्यू ई। इसकी कोई डायरेक्शन होगी, उसका भी एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा सारी की सारी किसका यूज होने वाला है, इसमें मैकेनिक्स का बहुत अच्छा यूज होने वाला है, आगे हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। तो आज इतना ही लेंगे, बाकी कल देखेंगे हम कूलाम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कि कैसे कैसे निकालते हैं। थैंक यू।